श्रोताओं, आज है कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। तो हम अपना माइक्रोफोन लेकर के पहुंचे हैं ग्राम उड़दन में, और चलिए यहाँ के सभी लोगों से बात करते हैं। कैसा है ग्राम उड़दन, क्या है यहाँ विकास की बातें और क्या है यहाँ पे खेती के नए नए तरीके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, ये ग्राम उड़दन में हम पहुंचे हैं। बहुत सारी हमने बातें कर ली है और ये हमारी कुछ बहनें यहाँ बैठी हुई है, तो ये हमको अब एक भजन सुनाएंगी। चलिए सुनते हैं इनका भजन। और हमारी इन बहनों के नाम है अंजू, पूनम, शिवरती, कंचन और सखियाँ। किसान भाइयों, अब हम पहुँचे हैं ग्राम उड़दन के आंगनबाड़ी केंद्र और यहाँ बात करते हैं हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे
पास मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम रेखा बिहारे है। अच्छा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उड़दन की हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो रेखा जी, क्या क्या काम आपको आंगनबाड़ी में करना होता है? बच्चों को लाते हैं। अच्छा, तो कितने वर्ष के बच्चे आपके यहाँ आते हैं? 3 से 6 साल के बच्चे को हाँ। डेली उनको लेके आना पड़ता है आंगनवाड़ी में। जो बच्चे आपके हैं तो इनको तो आप पढ़ाती होंगी, शिक्षा देती होंगी? पढ़ाते भी है, शिक्षा भी देते हैं, हाँ हाँ। पोषण खाना पीना भी बांटते हैं उनको। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जो खाने पीने की बात आप कर रही हैं, तो इसमें कौन कौन सा आहार को शामिल करती हैं, या हर दिन का मेन्यू आपका तय रहता है? मेनू तय है। अच्छा अच्छा। तो उसमें पौष्टिकता की क्या बात रहती है? उसमें यानी कि डेली उनको नाश्ता मिलता है अलग अलग प्रकार का। हाँ हाँ जैसे सोमवार के दिन मीठी लपसी हाँ और मंगलवार के दिन नाश्ते में खिचड़ी हाँ हाँ और बुधवार के दिन भी मीठी लपसी, हाँ हाँ गुरुवार के दिन नमकीन दलिया, हाँ हाँ। शुक्रवार उपमा हम्म। और शनिवार भी मीठी लपसी। अच्छा अच्छा। तो ये पूरे पौष्टिकता से भरपूर। फिर भोजन में क्या देते हैं? फिर भोजन में सोमवार के दिन दाल रोटी सब्जी, मिक्स सब्जी और मिक्स दाल। अच्छा, तो जैसे आपके आंगनबाड़ी में ऐसा तय रहता कि भाई ये ग्राम के अंदर इतना क्षेत्र आ रहा है, तो यहाँ के सभी बच्चे जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के हैं, सभी को आना चाहिए? हाँ, सभी को आना चाहिए। हाँ। जितने हमारे पास में यानी कि गांव में है, जो प्राइवेट नहीं जाते पूरे को दर्ज करते, उन्हीं सबको लाते हैं। उन्हीं को लेकर के आते हैं। और जैसे मान लीजिए एक घर में यदि संयुक्त परिवार है, तो वहाँ 5-6 बच्चे हैं, तो उन सबको लाते हैं, या फिर ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है कि भाई एक परिवार से इतने ही बच्चे नहीं आएंगे? नहीं नहीं, जितने हैं गांव में हाँ। सबको लाना है, सबको दर्ज करना है। अच्छा, तो बच्चों का तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है रेखा जी। तो बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र में आ रहे हैं, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं आप देती हैं? उसके लिए यानी कि पोषण आहार में देते हैं खाना पीना, हाँ। और स्वास्थ्य शिक्षा भी देते हैं। हाँ। और बच्चों को अगर बीमार है और ये कमजोर है, हाँ। वजन कम है, हाँ। तो फिर उनको वहाँ पे एनआरसी में भर्ती कराते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने तो बहुत अच्छा पोषण आहार आपके आंगनबाड़ी केंद्र में दे दी, लेकिन बच्चे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे रहते हैं ना, फिर वो घर में ही रहते हैं। तो घर में ऐसे माताओं को भी आप समझाइश देती हैं कि भाई घर में जब हम आहार देंगे बच्चों को, या घर में जो भोजन तैयार करेंगे, उसमें पौष्टिकता कितनी होनी चाहिए, या पौष्टिकता होना बहुत ज़रूरी है? हाँ, पौष्टिकता होना चाहिए। सब्जी भाजी हरी सब्जी खाने का बताते हैं, और ये पैकेट ले जाते हैं तो बच्चों को खिलाने के लिए बताते हैं कि रोज का थोड़ा थोड़ा उनको देना चाहिए बना के। अच्छा अच्छा। रेखा जी, एक जो सबसे बड़ी भ्रांति बोल लीजिए ये है हमारी बहनों में, कि उनको लगता है, जहाँ हम पौष्टिकता की बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये जो महंगे महंगे अपने मेवा मिष्ठान इसमें है, या महंगे फल हैं उसमें है। तो आपके आंगनबाड़ी में आप क्या समझाइश देती हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि अपने गाँव के, हाँ, जो हमारे घर अनाज उससे हम कैसे अपने पौष्टिकता गाँव में जो है सब्जी भाजी है, फल फूल जैसे जाम है, हाँ। और अपने घर में जो सब्जी मौसमी है, जो भी फल है, हाँ। और सब्जी भाजी जो अपन लगाते हो खा सकते हैं, उसमें सब मिलता है, विटामिन सब। अच्छा, जैसे भोजन बनाने के तरीकों की यदि हम बात करें, तो यदि हमारी बहनें थोड़ा सा उसमें हेर फेर कर दें तो भी पौष्टिकता बढ़ा सकती हैं? बढ़ा सकती है। बच्चों के स्वाद के लिए अच्छा बन सकता है वही खाना। अच्छा। तो बच्चे भी खा सकते हैं उसको। अच्छा रेखा जी, जैसे हम एक मतलब पुराने ज़माने की बात करें तो उस समय घरों में चूल्हे में खाना बनता था, बटोलोई में दाल बनती थी, गंजी में चावल, तो उसका माड़ नहीं फेंकते थे। हाँ। अब आजकल जो कुकर का ज़्यादा चलन है, तो हमारे जो घर में हम भोजन बनाते हैं उसमें कैसे पौष्टिकता हम रख सकते हैं? अब तो पहले तो बनाते थे, अब तो सब चूल्हे पे भी कई बनाते हैं, गाँव में भी बनाते हैं। हाँ। चूल्हे पे रोटी बनती है, सब्जी चावल सब बनाते हैं। हाँ। किसी किसी को यानी ज़्यादा तेल मिर्च हाँ। मसाले का नहीं, घर में हाँ। ऐसे ही बनाए तो पौष्टिकता रहती है। वो तो रहती है। अच्छा अच्छा। अब जैसे मान लीजिए जो बच्चे आपके आंगनबाड़ी केंद्र में भर्ती हैं, उसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बच्चा कमज़ोर है, या इसका जितना वजन हो जाना चाहिए इस उम्र में वो नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए तो हम उनकी माँ को समझाते हैं, समझाई देते हैं कि बच्चों को बार बार खाना खिलाना चाहिए, स्वास्थ्य और अच्छे हाथ धुल के खिलाना चाहिए। स्वच्छता का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो भी है। और फिर ज़्यादा अगर है कमज़ोर है तो फिर उनको एनआरसी में भर्ती कराते हैं। अच्छा, ये बच्चों के स्वास्थ्य की बात हुई, और गर्भवती जो बहन यदि हमारे गांव में कोई है, उसको कौन कौन सी सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्र से आप देती हैं? उनको हम ये जैसे
अभी तो योजना भी चालू हुई है, वो फर्स्ट यानी कि मातृ वंदना, तो उसमें हमको फार्म भरना पड़ता है। प्रथम महिला जो गर्भवती होती है उसका फार्म भरते हैं, तो आंगनवाड़ी महिला बाल विकास की तरफ से उनको 5,000 रुपए की राशि मिलती है उनके पोषण भरण के लिए, कि अच्छा स्वास्थ्य इनका रहे, अच्छा खान पान करे, ऐसे करे। और समय समय पे जो उनके टीका भी लगता है, आयरन की गोलियां देते हैं उनको पूरा। और फिर जब प्रसव कराने की बात आती है तो प्रसव यहाँ गांव में यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ होता है या फिर जिले में ले जाते हैं? वहाँ चिकित्सालय में ले जाते हैं, बैतूल। अच्छा, तो ऐसी महिला को ले जाते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसा शक है कि भाई ये इसकी स्थिति गंभीर हो सकती है उसको, या फिर हर महिला को वहीं? हर महिला को, यानी कि डिलीवरी घर पे कराना नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो डिलीवरी है, प्रसव है, वो घर में नहीं कराना है। क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं यदि घर में नासमझी के कारण यदि हम प्रसव करवाते हैं तो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, और कुछ भी अगर कुछ हो गया बच्चे माँ को तो कुछ कर नहीं सकेंगे यहाँ पे, इसलिए उनको वहाँ ले जाना जरूरी है। अच्छा, वहाँ ले जाना बहुत ज़रूरी है। और धन्यवाद रेखा जी, आपने आंगनबाड़ी केंद्र में कैसे बच्चों का ध्यान रखें, गर्भवती माताओं का ध्यान रखें, इस पर हमसे बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी हमने बात किए यहाँ किसान भाइयों से, बात किए स्व सहायता समूह की हमारी बहन कंचन मिश्रा से, और अब हम पहुँचे हैं यहाँ के उप सरपंच के पास। तो उप सरपंच जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगी आपसे कि ग्राम उड़दन की विशेषता क्या है? ग्राम उड़दन में एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है, जो मेरे दादाजी के दादाजी ने अंग्रेजों के जमाने में सन 1800 के समय में वहाँ की मूर्ति स्थापित की थी, जो बहुत ज्यादा जागृत है। ऐसी मान्यता है कि आप वहाँ मूर्ति के सामने कोई भी मन्नत माने तो वो आपकी पूरी होती है। चलिए, ऐसी ही आस्था हमारे गांव वालों की बनी रहे, हम यही चाहेंगे। और कहते हैं यहाँ की जो मिट्टी है उड़दन की, ये भी सोना उगलती है। आपकी खुद की बहुत खेती है और आप खेती भी करते हैं, तो क्या विशेषता है यहाँ? कौन कौन से अनाज बहुतायत से उग जाते हैं? मेरे यहाँ तो अभी मतलब जब से खेती मैंने संभाली है तब से कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें हमको नुकसान हुआ हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, गन्ना हो, बाजरा हो, मक्का हो, सभी अनाज बहुत उपजाऊ जमीन है। और उड़दन की एक विशेषता और ये भी है कि उड़दन में ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, वो ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये अपन जैविक खादों से जो करते हैं, केमिकल वाली खाद बहुत कम किसान इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि यदि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो निश्चित ही जो उसका स्वाद है, जो उसका उत्पादन है, वो भी बढ़ा रहेगा। चलिए, अब अपना रुख करते हैं हम तथागत जी ग्राम विकास के लिए। तो ग्राम विकास के लिए आपने अपनी सेवा अवधि के दौरान अभी क्या क्या कार्य कर लिए हैं? कि हमारे यहाँ ग्राम विकास में हमारी पंचायत में एक ग्राम है टिगरिया, वहाँ पे एक समूह चलता है भैरवा एकेडमी करके, क्राफ्ट विलेज टिगरिया का दर्जा दिया है उसको। हमारे अभी एक वहाँ पे भाई हैं श्री बलदेव बागमारे जी, उनको अभी हमारी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। अच्छा। वो हस्तकला से पूरा तांबे की, पीतल की मूर्तियां बनाते हैं, जो आदिवासी कलाकृतियां हैं, जो कल्चर है उसको दर्शाते हैं। तो वो चीजें होती है हमारे यहाँ पे। अभी हमारे यहाँ पे एक किसान भाइयों को बहुत दिक्कत जाती है, एक रास्ता है जो कढ़ाई, ग्राम पंचायत कढ़ाई से लेके ग्राम पंचायत टेमनी तक के जाता है। वो रास्ता भी आप अगर हाईवे से होते जाएंगे तो वो 7 किलोमीटर का पड़ेगा, लेकिन अगर आप वो वाला रास्ता जो भी सेंक्शन हुआ है, वो उसका काम चालू होने वाला है, तो वो रास्ता आपको 3 किलोमीटर का पड़ रहा है। और उससे बहुत ज्यादा विकास की बहुत ज्यादा गाँव के। देखिए, किसी भी गाँव की जो हम विकास की जब बात करते हैं तो 3 बातें आती हैं उसमें तथागत जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जी। तो इनकी क्या सुविधाएं हैं? शिक्षा का ऐसा है कि मेरे यहाँ पे हमारी पंचायत में तीनों स्कूल्स जो हैं, हायर सेकेंडरी, मिडिल स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है, तो वहाँ निरंतर मतलब महीने में एक राउंड हमारी पंचायत से कोई ना कोई जाता है, पूरा चेक होता है कि बच्चों को खान पान की व्यवस्था कैसी है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जैसे अभी हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है उसका एक भवन बहुत पुराना हो गया था, तो अभी हमने उसको सांसद निधि से नए भवन की परमिशन करवाई है, वो बन रहा है। वहाँ नए कंप्यूटर इक्विपमेंट्स आने वाले हैं। और 3 आंगनवाड़ी मेरी खुद की गोदली वाली है, टिगरिया की, जामठी की, मैंने खुद गोद लेके रखी है। तो वहाँ भी निरंतर कुछ ना कुछ
ऐसी गतिविधियां चलते रहती है जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। बच्चों को और खासकर जो हमारी ग्रामीण महिलाएं रहती हैं तो वो अक्सर अपनी बीमारी को छुपा जाती हैं, बताती नहीं है। जी। तो उनके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या उपाय वहाँ किए जा रहे हैं? जो हमारे यहाँ पे जो वो चलता है, स्वास्थ्य समूह चलता है, उसमें जो हमारी बहन जी हैं, जितनी सिस्टर्स नर्सेस हैं, वो बहुत ज्यादा जागरूक हैं। वो हर घर जाती हैं, महिलाओं उस पे खास करके ध्यान दिया जाता है क्योंकि महिलाएं अपनी बातें, जैसा आपने बोला, बोलने में झेपती है, क्योंकि आज भी ग्रामीण में एक वो लाज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि कोई हम पे कोई वो तो ना है, तो टिप्पणी ना करे या लोग कोई बात ना रखें। तो हमारे यहाँ जो जामठी में बना है स्वास्थ्य भवन, उसमें महिलाओं का एक अलग ही पूरा वो है। वहाँ सिर्फ महिलाएं रहती हैं, महिलाओं से पूरी होती है। और हमारे यहाँ अभी 3 साल में जो बीमारी का रेशो है वो 90% कम हो चुका है। हमारे पंचायत में कोई बहुत ज्यादा ऐसी बीमारियां नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोई जहरीला कीड़ों का कोई वो नहीं है। इस सब चीजों का बहुत ख्याल रखा गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खास करके जो आपने बताया कि हम वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उससे भी निश्चित है कि थोड़ी सी जो आपके कीट प्रकोप है वो कम हुआ होगा। अगली बात पे हम आते हैं कि पानी। देखिए, ठंड में, बरसात में तो पानी की कहीं कोई दिक्कत होती नहीं है, दिक्कत आती है गर्मी के समय में। तो फिर वहाँ पे कैसी सुविधाएं देते हैं आप ग्रामीणों को? सरकार की जो नीतियां हैं, नल जल योजना, तो हमारे यहाँ जामठी में पहले से थी, अभी उड़दन की लगभग हो चुकी है, पाइपलाइन वगैरह, बोर वोर। उसमें हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी का साफ वो है कि अगर 3 किलोमीटर दूर भी किसी का एक भी मकान है तो आपको वहाँ पे पानी पहुँचाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ उड़दन में पूरे जगह पानी की व्यवस्था हो चुकी है। जामठी में है पहले से। जामठी में जो एक क्षेत्र लगता है भारत भारती, वहाँ पे कुछ मकान कम है, हमारी टंकी नहीं बन सकती है, तो उसके लिए हमारा अभी की जो हैंडपंप है उसमें हम बोर की मोटर उतार के वहाँ पे बोर के थ्रू ही सब जगह घर में पानी देते हैं। टिगरिया में भी एक टंकी बनी है, टिगरिया में जो नया क्षेत्र बना है अभी, वहाँ और ये पानी की सप्लाई के लिए लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। भविष्य की क्या योजना है आपकी एक उप सरपंच के नाते कि आपका जो ग्राम उड़दन है ये एक विकसित उड़दन, विकासशील उड़दन कहलाए? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जामठी पंचायत इकलौती ऐसी पंचायत है जो 90% हाईवे पे है। इतनी बड़ी कोई पंचायत नहीं जो हाईवे से शुरू होकर हाईवे पे खत्म हो। हमारी पंचायत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हाईवे पे आता है। और हमारे यहाँ जैसे सबसे बड़ा महिलाओं के जो आपने बताया सामूहिक भवन रहता है, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा भारत भारतीय बनवाया है। अच्छा। जिसका हमारे श्री प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने उद्घाटन किया है उसका। हमने वहीं से हमारे यहाँ जो आपने स्वच्छता के लिए बोला, तो एक सेग्रीगेशन बनता है जिसमें पूरा कचरा इकट्ठा होता है, रिसाइकल होता है। वो हमारे यहाँ भारत भारती में 2 साल पहले बनवा दी। जब मैं आया था तब पहले से प्रस्ताव था, हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। अब जो जेल के लिए मार्ग दिया है हमने, वो वहीं से होते हुए जा रहा है। मतलब ये कि उसका सही निपटान हो कचरे का। और उसके बाद उससे कुछ चीजें भी बन जाए, है ना? जो ये हमारा रिसाइक्लेबल कचरा है, हम उसको वो करें, क्योंकि पन्नी या प्लास्टिक फिर वो जमीन में जाता है, वो उसकी पैदावार कम करेगा, जानवर खाएंगे। आपने पन्नी और प्लास्टिक की बात की है तथागत जी, तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि पन्नियों का प्रकोप जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, खासकर जानवरों के संग जब हम कुछ डालते हैं तो पन्नियां भी खा जाते हैं, उनका पेट फूल जाता है। और सरकार के बहुत मना करने के बाद भी वो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो आपने इसके लिए कुछ प्रयास किए हैं अपने गांव? जी बिल्कुल किया है। हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी छोटे दुकानदार हैं या बड़े, हमारे यहाँ पे आटा मिल है उड़दन में भी, और जो भी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे या जो भी चीजें, तो उनके यहाँ पे एक रेगुलरली हमारे पंचायत का स्टाफ जाके देखता है कि वो बहुत ज्यादा माइक्रोफाइबर वाली पन्नियां यूज ना करें, या कोई भी कचरा है तो हमारे यहाँ पंचायत के जो हमारे वो हैं स्वीपर वगैरह जो है वो बरोबर उसको उठाते हैं, बीनते हैं। तो हमारे यहाँ गीले कचरे की, सूखे कचरे की अलग अलग पेटियां बनी हुई हैं, पूरा नाडा वगैरह सब बना हुआ है, तो उससे हमारे यहाँ काफी कंट्रोल में है चीजें। चलिए, तो जो हम बात करते हैं कि यदि गांव स्वच्छ रहेगा, गांव यदि विकास विकसित रहेगा तो हमारा राष्ट्र विकसित रहेगा, ये आपके उड़दन में देखने को जरूर मिल रहा है। और आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपने अपनी पंचायत के, अपने गांव की जो भी बातें हमसे की है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ग्राम उड़दन में अब हम पहुंचे हैं युवा कृषक विजय यादव के पास। विजय जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, युवा वर्ग की सोच तो ये रहती है कि भाई हम पढ़ लिख जाएं तो किसी कंपनी में जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, ना जॉब में चले जाएं। तो आपका रुझान खेती की तरफ क्यों हुआ? खेती की तरफ मैडम, वो हमारा ऐसा है कि खेती में मन, पढ़ाई में मन लगा ही नहीं हमारा शुरू से। अच्छा।
शुरू से ही मन नहीं था पढ़ाई में। तो ऐसा लगा तो कि पढ़ाई बुजुर्ग- उतनी करी जितने की अपने को जरूरी है, बस ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके भी फिर खेती बाड़ी नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो अब आधुनिक कृषि की यदि हम बात करें विजय यादव, जी तो यदि हम भाई ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, लेकिन इतनी समझ हमारे में होना कि जो हमारी को सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, जी जो आधुनिक कृषि यंत्र आ गए हम उनका भरपूर उपयोग कर सकें। जी। तो ऐसा करते हैं आप आधुनिक खेती कर रहे हैं या अभी परंपरागत खेती ही कर रहे हैं? परंपरागत ही करते हैं, पर कुछ जैसे एग्रो स्टार हो गया, ऐसे कुछ एप्स उनसे जुड़े हैं जिससे अपने को जानकारी मिलती रहती है। जानकारी मिलती है। जी। समय समय पर जो शिविर लगाए जाते हैं जी। उसमें जाते हैं आप? शिविर में भी जाते हैं, कृषि विभाग के कुछ लोग आते रहते हैं अपने हाँ यहाँ। हाँ हाँ। एक बारपेटे के सर करके हैं, बारपेटे, हाँ बारपेटे, वो जी, लोग जी। आते हैं तो उनसे संपर्क में रहते हैं। अच्छा तो वो भी कुछ जानकारी देते रहते हैं, उस हिसाब से चलता है। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? अपने पास गन्ना है, गेहूं है, हाँ। सोयाबीन तो आजकल बोना बंद कर दिया, होता नहीं है। हाँ तो मक्के है। बिल्कुल मोनू जी विजय जी, आप एक युवा कृषक हैं, जी। है ना? और मैं यही चाहूंगी कि सोयाबीन जिसको कहते थे कि ये सोना है जी। है ना, और एकदम से हम बैतूल जिले की बात करें जी। तो क्यों बंद कर दिया हमारे किसान भाइयों? मैडम ये कंडीशन है कि सोयाबीन बोते हैं, उगता है, बढ़िया रहता है, दवाई ववाई डालो, इतनी लागत लगने के बाद भी उसमें पैदावार नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा। हर फसल के मौसम के हिसाब से सोयाबीन हो पाने मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे जिले की जलवायु है जी वो सोयाबीन के लिए अनुकूल नहीं है। हाँ, अनुकूल नहीं है। अच्छा, तो गेहूं में भी बहुत तरह की किस्में आती हैं, जी। तो आपके उड़दन क्षेत्र में कौन सी किस्म ज्यादा बेहतर उत्पादन देती है? 1544 है हाँ। और श्रीराम 303 है, ऐसे करके 2-4 वेरायटी। अच्छा। लोकवन तो आजकल कम कर दिया अब ना, लोकवन की पैदावार कम हो गई है। अच्छा, तो क्या क्या तैयारी आप खेत की करते हैं पहले? जैसे गेहूं आपको बोना है, रबी फसल लेना है। गेहूं में जुताई करते हैं 2 सर, उसके बाद फिर एक सुपर फास्फेट करके खाद आती है, राखड़ा बोलते हैं जिसको, वो डालते हैं। फिर उसके बाद कभी सूखे में बो देते हैं मौसम के हिसाब से, या तो फिर पलेवा करके बोते हैं गेहूं। अच्छा, जैसे मान लीजिए मौसम की बात यदि हम करते हैं जी, तो ना आपका बस है ना हमारा बस है उस पे। जी। मान लीजिए आपने खूब पलेवा करके गेहूं बो दिया, या जैसे अभी पानी मिल रहा है गांव में, सरकार ने तय कर दी कि इतने समय बिजली मिलेगी, पानी जी। आपको देना है, और यदि कहीं मौसम प्रतिकूल हो जाता है, पानी गिर जाता है, जी। उस परिस्थिति में आप कैसे अपनी फसल को बचाएंगे? मैडम बरसाती फसल को तो वैसे बचा नहीं सकते हैं अपन, कुछ कर नहीं सकते हैं उसके लिए, तो जो ऊपर से मौसम के हिसाब से रहेगा वैसा ही रहेगा, है ना? तो ये खेत की ऐसी तैयारी कर लेते हैं। खाद की यदि हम बात करें तो आपने कहा कि हम थोड़ी सी खाद डालते हैं। जैविक खेती पे आप कितना विश्वास करते हैं? जैविक खेती पे कुछ परसेंट, 15-20%, 25%। अच्छा, जी। क्यों? आजकल तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, वो यही कहते हैं कि जैविक खेती पे जोड़ दो। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई जैविक खेती अपनाना चाहिए? धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हैं मैडम। अच्छा। उसके लिए सब्जी भाजी लगाते हैं कुछ, तो थोड़ा बहुत उसके लिए प्रोसेस कर रहा है उसके लिए। एक यदि हमको उत्तम खेती चाहिए, भरपूर उत्पादन चाहिए, तो फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। जी। तो फसल चक्र अपनाते हैं आप? हाँ, वैसे मौसम के हिसाब से अगर सही रहे फसल चक्र का तो अपना सकते हैं, अगर उसमें का फायदे मिले अपने को। हाँ हाँ, भाई एक बार ये फसल बो दिए तो अगली बार जी। ये बोना है हाँ। उसमें। कौन कौन सी रोग व्याधि की संभावनाएं आपके क्षेत्र में गेहूं में हो सकती हैं? गेहूं में तो वैसे अभी कोई समस्या आ नहीं रही है। नहीं आ रही, यहाँ की नहीं, जमीन अच्छी है। गेहूं तो जमीन के लिए पर्याप्त है, गेहूं के लिए तो गेहूं में कोई समस्या नहीं कोई है। समस्या नहीं आ रही है। फिर भी आप भी कोई रोगग्रस्त हमारी जो फसल है वो ना हो, कीट प्रकोप ना हो, इसके लिए कुछ सावधानी रखते हैं आप? वही कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं, कई बार ऐसा रहता है। तो भाई गेहूं में तो वैसे करते नहीं हैं हम लोग। अच्छा, देखिए, और जिसके गेहूं की सिंचाई में अंतराल कितना रखते हैं? कब कब पानी देना चाहिए? गेहूं में वही मैं 3 महीने की 90 दिन, कई 90 दिन की फसल रहती है, कई 100 दिन की रहती है, वो हिसाब से 1 महीने पहले पानी बंद कर देते हैं। अच्छा, जो फसल आपने कहा कि 90 दिन की रहती है, कोई 1 महीने की रहती है, तो इसकी किस्में अलग अलग होती होंगी सब? हाँ, सबकी अलग अलग रहती है। अलग किस्में होती हैं। जी। लेकिन हम एक ही किस्म की बात करें तो कई बार ये देखने में आता है विजय जी कि हमने भरपूर पानी, भरपूर खाद पूरे क्षेत्र में दी है, लेकिन कई बालियां ऐसी रहती हैं जो पोची रह जाती हैं, जी। और कई बालियों में भरपूर दाना भर जाता है। जी। तो ऐसा क्यों होता है? वो
वैसे तो ऐसा कुछ आज तक समझ में ऐसे तो लगभग रहते ही है, पर कई बार हो जाता है ऐसा, दवाई तो, खाद नहीं पड़ती होगी इस कारण से हो जाता है। हाँ। या तो कई बार मौसम के चक्कर में कुछ फर्क पड़ जाता है उसपे। तो इसकी विधि जो आप अपनाते हैं जब बोने की जी, तो कौन सी विधि से आप बोते हैं? वही शिड्यूल से ही बोते हैं। शिड्यूल से ही बोते हैं। अच्छा, पहले के जमाने की यदि हम बात करें तो पहले बैल से जुताई होती थी, बोनी भी उससे करते थे, तो हाथ से हम डालते जाते थे। उसमें दो फायदे होते थे विजय जी, कि एक तो ये होता था कि यदि जानवर जा रहे हैं तो गोबर करते जाते तो भरपूर खाद मिल जाता था। तो आप कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानते हैं कि भाई उत्पादन तो इससे ज्यादा अच्छा मिल रहा है? ना, वो तो आप जो बोल रहे हैं पहले की विधि, वो भी फायदेमंद चीज है। बाकी आज के समय में बैल पालते नहीं है, तो उससे हो नहीं पाता है। और गोबर खाद पहले जैसी गोबर खाद की कंडीशन थी कि 1 एकड़ में 2 ट्राली 4 ट्राली गोबर खाद डल जाती थी पहले, गाड़ियों से डलती थी पहले तो। अब गोबर खाद भरपूर पशु रहते हैं, भरपूर पशु था। आजकल पशु की भी जनसंख्या कम हो गई है, तो वो चक्कर में भी थोड़ा फर्क पड़ जा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि यदि हमको खेती करना है तो पशुपालन भी बहुत जरूरी है? पशुपालन बहुत जरूरी है। कम से कम यदि मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ खेती है तो 2 पशु पर्याप्त होंगे आपकी खेती के? 2 तो नहीं, कम से कम 4 से 5 4 पशु होना चाहिए, है ना? तो विजय जी, हमारी बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर पे है। आप एक युवा कृषक हैं। हमारे जो युवा साथी हैं जो कहीं ना कहीं घबरा के परिस्थितियां यदि अनुकूल नहीं रहती हैं तो खेती से पलायन कर जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, वही समय समय से सबसे बातचीत करते रहे, कृषि विभाग से या एग्रो स्टार जैसे ऐप, बहुत से ऐप हैं ऐसे कृषि विभाग के, उनसे संपर्क करते रहे और कुछ साथियों से भी संपर्क करते रहे और खेती करे बढ़िया। हाँ, तो उसमें जरूर आपको फायदा, उसमें जरूर फायदा मिलेगा। धन्यवाद विजय जी, आपने अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।